हमें लगा कि ये सरकार आएगी कुछ हमारे लिए अच्छा करेगी, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। यंग जनरेशन के लिए इन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो कोई ऐसी अपेक्षा बची नहीं है कि हम इनसे कोई उम्मीद लगा सके, चाहे किसी भी वर्ग का बच्चा हो। अरे हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। यार क्या हिंदू खतरे में है? कौन सा हिंदू खतरे में? वो भी 15,000 का मोबाइल ले सकता है, किसी के पास है तभी खाता है, तभी चलता है, 100 रुपये का पेट्रोल भराता है। आज उस तरीके से व्यवस्था है। कोरोना के बाद पूरे विश्व का स्तर लोग अगल बगल देश देखते हैं, अपने यहाँ के देख लेते हैं, लेकिन अगल बगल के देशों को नहीं। नमस्कार, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। अभी हम इस वक्त भिखारीपुर चौराहे में हैं और हमारे सहयोगी प्रवीण सिंह के साथ हैं और कुछ युवा साथी हैं खड़े हुए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में आप लोग किसको चुनने जा रहे हैं। क्या नाम है भैया आप? मेरा नाम अजय सिंह है। क्या करते हैं? कुछ नहीं, अभी छोटा मोटा वर्क हो जाता है, बट कि हमें लगा कि ये सरकार आएगी कुछ हमारे लिए अच्छा करेगी, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। यंग जनरेशन के लिए इन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो कोई ऐसी अपेक्षा बची नहीं है कि हम इनसे कोई उम्मीद लगा सके, चाहे किसी भी वर्ग का बच्चा हो। उसकी पहली प्रायोरिटी होती है एजुकेशन और देश को बढ़ाने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमें ये पहचानना कि कौन देश के हित के लिए वर्क कर रहा है, कौन देश के लिए नहीं कर रहा है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे नो डाउट बहुत अच्छे थे, लेकिन संभावनाओं के चक्कर में घूमते घूमते देश की चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करना, मैं प्राइवेट के खिलाफ नहीं हूँ, बट प्राइवेट और गवर्नमेंट, जैसे कोविड का दौर आया, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिला गवर्नमेंट में, लेकिन हमें प्राइवेट में लूटा गया। पहले आप पैसा जमा करिए फिर ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने कोई उसके लिए उठा नहीं। जैसे नोटबंदी के समय में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि जितने लोग नोटबंदी में माफिया तौर के लोग जो बैंक में गए गरीबों से, उनका लिस्ट मेरे पास आएगा। 2016 में नोटबंदी का दौर आया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी इस समय कभी भी इसकी वर्किंग नहीं की, लेकिन उसी तरह कोविड का भी दौर आया। तो कहने का मतलब ये उन लोगों के लिए है जो बाहुबली है, जो वर्चस्व वाले हैं, उनके लिए है। एजुकेशन वाले बंदों के लिए आपको पता है 20 लाख जो आपके क्या बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ, 20 लाख जो आपके प्राथमिक विद्यालय थे उनको भी गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया। ठीक है, तो आपने एजुकेशन को जिंदा कहाँ रखा? मेरा कहना है सरकार से, मोदी जी हमारे लिए 2014 में एक उम्मीद बनकर आए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम, 2 करोड़ रोजगार, वो कहाँ पे रह गया? तो क्या अब इस बार आप लोगों की विपक्ष से उम्मीदें बढ़ गई? बिल्कुल। देखिए, ये जो लोग कहते हैं ना कि दूसरा चेहरा कौन है, मेरे दादाजी ने एक कच्ची रोड बनाई, मेरे पिताजी ने उस पर ईटा फेंकवा दिया, मेरा दायित्व बनता है कि मैंने उस पर आरसीसी करवा दिया। सही बात। तो ये नहीं मैं कह सकता हूँ कि कौन चेहरा है, विकल्प कौन है, विकल्प कौन है? मेरे दादाजी विकल्प से तो मैं विकल्प नहीं हूँ, उनका पोता न्यू जनरेशन में है, न्यू वेंटिलेशन में। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई मकान आप बनाते हैं ना, उसमें अगर एग्जॉस्ट लगाते हो तो वेंटिलेशन मतलब ऑक्सीजन अंदर बाहर होना चाहिए, आउटपुट और इनपुट। तो कहने का अर्थ है कि सरकार से ये उम्मीद होती है, पहली प्रायोरिटी एजुकेशन। आप इतने सालों बाद, 10 सालों के बाद अगर 80 करोड़ के लिए आप 5 किलो राशन बांट रहे हैं, तो ये आपकी फेलियर है, ना कि आप ग्रोथ पे हैं। ग्रोथ पे है। जाति धर्म में लोगों को बांट कर आपने जो सिस्टम फैलाया है, मरता कौन है जाति धर्म पे? पब्लिक एज अ पब्लिक। अगर हिंदुत्व खतरे में होता तो अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं होता। बीसीसीआई सचिव, अब सचिव बोल लीजिए, अध्यक्ष बोल लीजिए, ओनली 1 पर्सन, कहते हैं ना, ओनली 1 मैन आर्मी, वो वही काम है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी का कहने का मतलब है प्रधानमंत्री जी आए, लेकिन चीज़ों को बदले, कुछ लोगों के लिए बदलने की आवश्यकता नहीं। मेरा काम है कि आप चौथे स्तंभ है तो उस स्तंभ को बरकरार रखिए। नहीं, वो चीज़ें नहीं आप जो सोच रहे हैं। ठीक है, आप ये बताइए 2014 से लेकर 2024 के बीच में आपको इस बनारसी लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या बदलाव दिखा? देखिए, बदलाव क्या है? रोड बन रहे हैं, बिल्कुल रोड बदल रहे हैं, मंदिरें बदल रही हैं। मंदिरें आस्था का विषय है, वो रोजगार का विषय कभी नहीं हो सकती हैं। आस्था और रोजगार दोनों एक नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप आस्था को रोजगार से जोड़ेंगे तो ये इनबिल्ट चीज़ है ना। बिल्कुल। ठीक है, आस्था मेरी प्रभु के प्रति है,
ना कि रोजगार के प्रति। मैं अगर पढ़ूंगा लिखूंगा मुझे रोजगार मिलेगा तो मैं किसी भी मंदिर में पूजा कर लूँगा साहब, ठीक है। सही बात। अगर मुझे रोजगार ही नहीं मिलेगा तो मुझे मंदिर में भी स्थान नहीं मिलेगा। जब तक मेरे लिए दक्षिणा देने के लिए मेरे जेब में धन नहीं होगा मुझे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है सभी बंधुओं से ये अनुरोध है कि आने वाले फ्यूचर को समझे, हमारी जनरेशन क्या पा रही है, हमारी पीढ़ी क्या पा रही है, उसके ऊपर विमर्श करते। नेताओं का काम क्या है कि अपनी सत्ता को सेकना। हमें जातिवादिता से ऊपर उठना चाहिए, हमें उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए जो व्यक्ति हमारे लिए वर्क करे, बिल्कुल, ठीक है, समाज के लिए जो काम करे। कोई भी नेता, देखिए चोर यहाँ पे सभी हैं, कोई साव नहीं है। मैटर ये रखता है कि कौन किस के लिए। हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 में तो हमारे देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, मगर कांग्रेस की देन है। IIM जो लोग नेहरू को गाली देते हैं, IIM गढ़ा बाग से लेके जितने भी IIM से जो भी बने, IIT बने, अगर वो लोग भी ये समझते हैं कि नेहरू ने गलत किया है तो लोग गाली दे सकते हैं। अगर हमको कांग्रेस को गाली देने से पहले सोचना चाहिए कि हमें अपने बाप दादा को गाली देना चाहिए, क्योंकि मेरे बाप दादा कांग्रेसी थे, नो डाउट। अगर मेरे बाप दादा कांग्रेसी थे तो मुझे इतनी औकात नहीं है, न मेरा संस्कार ये वैल्यू देता है कि मैं अपने बाप दादा को गाली दूँ, ठीक है। 2024 लोकसभा चुनाव के 2024 बाद लोकसभा में बहुत कांटे की टक्कर है। आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए मैंने 10 साल तो देखा, अब जिसकी भी फैसला, क्योंकि मेरे एक से कार्य नहीं होगा, तमाम जनता है, तमामों के विचार है। अपना खुद का एक मेरा विचार है कि बीजेपी प्रधानमंत्री बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि मैं, देखिए पहली चीज़ तो अगर आप लीडरशिप में आ रहे हैं तो ये आपको प्रेजेंटेशन देना बेकार है कि मैं ये OBC वर्ग से आता हूँ, SC वर्ग से आता हूँ, जनरल वर्ग से आता हूँ। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको ये स्लोगन देना बेकार है कि आप पर्टिकुलर किसी देश, किसी जाति, किसी धर्म से आते हैं। आप सबके लिए मैं सपोज दैट मान लीजिए कि मैं नहीं चाहता कि प्राइम मिनिस्टर मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, लेकिन है तो मेरे देश के ही ना, मेरे वर्ग से नहीं है, मेरे पार्टी से नहीं है, लेकिन पद की गरिमा होती है तो पद की गरिमा बरकरार नहीं रखी। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? नहीं भैया से पूछिए, इन्हीं से। इसमें नहीं, हमारे बातों से उनका कहने का मतलब हमारे आप भैया की बातों से कितना सहमत हैं? भैया जो बोल रहे हैं आप कितनी सहमत हैं? आप उनसे बताइए ना कितना सहमत हैं। हम पूर्ण सहमत बच्चे हैं इनके किसी के भी बातों हो, से। बच्चे किसी के भी हो, सबको एजुकेशन चाहिए। कुछ भी हो, आपकी बात 400 पार कर रही है। हो गया। भाई आप किसको PM बनाने जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को। राहुल गांधी जी क्यों नहीं? राहुल गांधी अपने देश को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी ने सारा बनारस में देख रहे हैं, सारा विकास, सारी व्यवस्था। और जो भैया बोल रहे हैं पढ़ने वाले बच्चे हैं सारे आगे जा रहे हैं, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी जॉब। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सारे बच्चे आगे जा रहे हैं, सारे लोग रोजगार पा रहे हैं। तो आप उनकी बातों से सहमत नहीं है भैया के? नहीं, सहमत है नहीं है। एजुकेशन एक अलग चीज़ होती है। हाँ, नहीं, उनकी जो राय है उनके जगह है भैया, उनकी जो राय है निजी राय है। नहीं, उनकी जो राय है वो अपने हिसाब से सही राय दिए होंगे। मेरी हमारी राय ये है, एजुकेशन, नो एजुकेशन तो अच्छा है, शिक्षा देश के सारे चीज़ पर उस पर प्रचार भी हो रहा है। हम की बच्चियों के देखिए बचपन से लेकर सारा योजनाएं उनके लिए है पढ़ाने के लिए। आप सरकारी विद्यालय हो चाहे बड़े, जिसके पास पैसा रहेगा वही बड़े स्कूलों में जाएगा। आप MBBS निकाल नहीं पाते तो आप 50 लाख रुपया डोनेशन देके जा सकते हैं। आप 35% कारपोरेटर को लेकर 65% गरीब वर्ग का फैसला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 65% आपको रूरल से मिलेंगे, ग्रामीण से मिलेंगे। 65% आपको शहरीकरण से नहीं मिलेंगे। आप 35% ये तय कर रहे हैं कि देश का नेतृत्व कौन चलाएगा। आपको अनाज से लेके, राशन से लेके, आज आप गुरुद्वारे में जाकर भोजन करा दीजिए, आप फिर उसी गुरुद्वारे वालों को आप खालिस्तान कर दीजिए, तो ये कहाँ का मायने रखता है। मैं गुरुद्वारे वाला नहीं हूँ, लेकिन पूरे दुनिया में एक ऐसा वर्ग है जो कभी नहीं कहता कि मेरा धर्म महान है। जो सिख हैं उन लोगों को भोजन कराते। मैं भी गुरुद्वारे में जाकर भोजन किया हूँ, कोई वो चीज़ नहीं। वो कभी नहीं कहते कि मेरा धर्म महान है। आप अरे हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, यार क्या हिंदू खतरे में है? कौन सा हिंदू खतरे में है? कोई कहानी है दिन भर चलना चिल्लानी, अब कोई डिलीवरी भी नहीं होनी है, तो इससे देश को नहीं बदलता है, समझ रहे हैं।
आपको देश के छवि पे काम करना होगा। प्राइम मिनिस्टर को देश के एजुकेशन सिस्टम पे पढ़ा लिखा, जानते हैं 65% जनता पढ़ लिख जाएगी तो इन नेताओं से सवाल कोई नहीं करेगा। ये जानते हैं ना, पढ़ लिख जाएगी तो सब सवाल करेंगे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है। जो है हिंदू मुस्लिम कभी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा, लेकिन अगर वो राम मंदिर बनवा दिए तो हिंदू मुस्लिम का इसमें ऑब्जेक्शन आ गया। कभी बता दीजिए आप लोग मीडिया वाले हैं, कभी मुस्लिम के लिए कुछ बोले हों? या मुस्लिम योजना नहीं लेता है, अल्पसंख्यक को योजना नहीं मिलती है? मिलती, सारी योजनाएं मिलती है, सबको मिलती है। लेकिन अगर वो राम मंदिर बनवा दिए तो उनके विरोधी हो गए। अभी मैंने कहा ना कि मंदिर एक आस्था का विषय है। एजुकेशन हमारी जननी है, हमारा पैर है। एजुकेशन हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम प्राउड कर सकते हैं, दुनिया में एक छवि दिखा सकते हैं। जैसे अभी हमारे मोदी जी ने कहा ना कि मंगलसूत्र आपका घर तक जाएगा। घर किसको जाएगा? आप एक्सप्लेन करिए ना, घर किसको जाएगा? अभी हमारे भाई साहब ने कहा दैट मीन्स हमसे छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है भी। हाँ। मेरा जो उम्र है इनसे काफ़ी बड़ा ही होगा, 50 साल का छोटा बड़ा होता है, उसमें लोग हो सकता है ये बड़े हो। अगर ये बताइए कि हमारा घर हमारा मंगलसूत्र दूसरे की जाएगा तो कौन है वो? मैं हिंदू हूँ, हिंदू क्या है? मेरा भाईचारा है कि जब हम किसी मंदिर में किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना भाई साहब, तो ये नहीं पूछते हैं कि ब्लड किसका है। हमको ब्लड चाहिए, ए नेगेटिव चाहिए, बी पॉजिटिव चाहिए। वो किसका है मैं ये नहीं DNA जांच करवाता हूँ, ये हिंदू का है, मुस्लिम है, सिख का है, क्रिश्चियन का है। लेकिन इनका ये कहना है इनका ये कहना है कि मोदी जी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, मंदिर आस्था का विषय है, ठीक है ना। लेकिन विपक्ष हमेशा आवाज उठाता है कि जहाँ पे मंदिर बना वहाँ पे हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, ये तो कोई बड़ी सी यूनिवर्सिटी बन जाना चाहिए। बताइए, यूनिवर्सिटी बन जाता है एजुकेशन में। मैं नहीं कहता हूँ कि मंदिर से आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैंने कहा ना पहले, मंदिर आस्था है। अगर मेरा क्रोध है, जैसे हम दो भाई हैं, मैं बड़ा हूँ, बड़ा का मतलब होता है सहनशीलता। अगर हमारा छोटा भाई जिद कर रहा है कि मुझको ये वस्तु चाहिए, तो बड़े का दायित्व होता है कि छोटा है यार उसको दे दो। माँ बाप का दादा का बनाया हुआ है, छोटा है ना। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि यहाँ के मुस्लिम कन्वर्टेड है, एक तरफ आप ये भी बोलते हो कि मेडिवल हिस्ट्री ये बोलता है कि यहाँ का मुस्लिम कन्वर्टेड है। हाउ मच मोर देन इनसे ये सवाल आप करिए ना मीडिया वाले भाई कि जब यहाँ कहीं मुस्लिम कन्वर्टेड है तो फिर मुस्लिम हिंदू कौन रह गया? आप एक चीज़ पूछिए, एजुकेशन किसने बिगाड़ा है? एजुकेशन 2014 के पहले माननीय मुलायम सिंह या अखिलेश यादव की सरकार थी। एजुकेशन में सबसे अधिक माफिया गाजीपुर जिला देख लीजिए, बनारस जिला देख लीजिए, सारे लोग उन्हीं के लोग हैं। हाँ, आप देख लीजिए, आजम खां का विद्यालय टूटा। एजुकेशन अगर कोई बिगाड़ा है तो सपा के सरकार में एजुकेशन बिगड़ा यहाँ पर अभी तक जो भी। हाँ, देखिए नहीं पर्सनल में एक उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि आप भाई साहब ने दादा पिताजी पे गए, हमारे पिताजी दादा को कोई चीज़ अड़ता नहीं था, खाने को लाले पड़े थे। आप एक लेबर वर्ग, एक मजदूर वर्ग को देख लीजिए, मोटरसाइकिल लेके जा रहा, उसको है तो कोई चीज़ बाजार में आपके बराबरी को खरीद सकता है, वो भी 15,000 का मोबाइल ले सकता है। किसी के पास है तभी खाता है, तभी चलता है, 100 रुपये का पेट्रोल भराता है। आज उस तरीके से व्यवस्था है। कोरोना के बाद पूरे विश्व का स्तर लोग अगल बगल देश देखते हैं, अपने यहाँ के देख लेते हैं, लेकिन अगल बगल के देशों को नहीं देखते हैं। अगर तुलना किया जाता है, प्रधानमंत्री का मतलब तुलनात्मक, किसी देश से तुलना करिए, न कि हम सभासद बना रहे हैं, न कि हम विधायक बना रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री की बात आप कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री देशों से तुलनात्मक होता है। नहीं, किसी देश से हम लोग कम नहीं है, सुन लीजिए, किसी भी देश से कम नहीं है। आप पाकिस्तान को उठा के देख लीजिए, ये होती है पटीदारों में होती है, बगल में श्रीलंका का देख लीजिए, बगल में नेपाल का देखिए, लाले पड़े हुए हैं। एक हमदर्द है। मतलब इसमें गूगल पे या मतलब ये सच्चाई आप भी जानते होंगे, सच्चाई है। बिल्कुल, न आटा मिल रहा है, न चीनी मिल रहा है, न पेट्रोल मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं? आटा क्या बोले? किसने बंद किया साहब? भैया सही कह रहे जो कह रहे हैं। पहले सुनिए, पहले देशों की ये नहीं, पेट्रोल नहीं मिलने की बात कहा, पेट्रोल की बात नहीं कहा। मैंने कहा कि वहाँ 200 रुपया पेट्रोल होगा तो हमारे यहाँ 100 रुपया है। मैंने ये रेट की बात किया है। मैंने अपने देश की तुलना जो है दूसरे से मत करिए। प्रधानमंत्री तो किस देश से बताइए? जब पहले की लड़ाई लगती थी, सुन लीजिए भाई साहब, पहले की लड़ाई लगती थी तो यही पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप इतिहास देख के देखिए कि लड़ाई लगी हुई है, आपके यहाँ पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, आपके यहाँ डीजल नहीं मिल पाएगा।
देखिए आज की लड़ाई से रूस ने भी लड़ाई लड़ते हुए भी देता है, यूक्रेन लड़ाई लड़ते हुए भी दे रहा है। अरे पहले और क्या रुका था इजराइल तेल? लड़ाई लड़ते पहले हुए भी दे रुका रहा था है। तेल, आप ये सुनिए, बताइए ना। अरे तेल भाई, रुका तेल था साहब। कौन तेल? आपको मिट्टी का तेल बंद हो गया। आप अगर किस दुनिया महंगाई में है, हैं? आदमी का महंगाई है, आप अपना 12,000 रुपया महीने बंद करिए। भाई का कहना है कि सरकार ने मिट्टी का तेल क्यों बंद कर नहीं दिया? नहीं, वो छोड़िए, मैंने कहा इनकी बात पे कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा सीधा सारे आप सवाल है बिजली की सरकार व्यवस्था से देख रहे हैं। education पहले पे। यहाँ जितने लोग हैं बिजली के साहब आप सिटीजन जो है बंद की, सीनियर सिटीजन जो है रेल में मिलता था बंद हो गई। नहीं, वो पेंशन बंद हो करी। जाना नहीं, चाहिए था भाई, आपके साथ बंद हो पेंशन जाना बंद की, चाहिए था। कौन बंद किया? सरकार